हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज से हम लोग जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर चल रहा है उसमें मैं आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी के कृषि के क्षेत्र में, मतलब एग्रीकल्चर की फील्ड में और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब मेडिकल साइंस की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं वो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है ना। इन दोनों के क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा कल हमने जहाँ एंड किया था मतलब मेडिकल साइंस के फील्ड में, उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मेडिकल साइंस मैंने कल भी आपको बताया था काफी बड़ा एक क्षेत्र होता है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के अनलिमिटेड एप्लीकेशंस होते हैं। उस अनलिमिटेड एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन ऐसा होता है जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंसुलिन हार्मोन। जो हमने बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट जो चैप्टर अपन ने पढ़ा था, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, उसमें हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्लाज्मिड वेक्टर और ह्यूमन बीइंग के अंदर जो बीटा सेल होती है जो अपना इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है, पेनक्रियाज की, लेंगरहंस की, उससे हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन या इंसुलिन का प्रोडक्शन करा था। और आप लोगों को सभी को मालूम है कि जो इंसुलिन हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्रोड्यूस करते हैं, ये इंसुलिन उन पेशेंट्स के लिए यूं मान के चलना संजीवनी बूटी की तरह साबित हो रहा है जिनको डायबिटीज या मधुमेह रोग है। ठीक है। तो इसका मैंने कहा ना कि बहुत गहराई से भी पेपर छाटते हैं आजकल एग्जामिनर, बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चन नहीं आते, स्पेशली जो शार्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो वन वर्ड क्वेश्चन होते, फिल इन द ब्लैंक होते, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो काफी गहराई से पूछे जा रहे हैं आजकल। तो उसमें लास्ट ईयर उन्होंने पूछा था कि एक प्रश्न आया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से उत्पन्न प्रोटीन्स कहलाते हैं। ठीक है ना। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से जो प्रोटीन हम बनाते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं। तो उसमें कुछ भी नहीं करना था, उसका केवल उसी का अगर प्रश्न को अगर आप पढ़ते जाओ तो उसकी प्रश्न की लाइन में ही आपका आंसर मिल जाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है, आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा है और मैंने अभी भी आपको बताया था, थोड़े दिन पहले भी और कल भी बताया था कि इंसुलिन एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है। मतलब इंसुलिन हार्मोन तो है पर उसका केमिकल नेचर प्रोटीन होता है। जो हार्मोन्स होते हैं वो अलग अलग नेचर होते हैं, उनके अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स एमिनो एसिड से बनते हैं, कुछ हार्मोन्स प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, कुछ हार्मोन स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। तो उसी में से इंसुलिन प्रोटीनेशियस नेचर का एक हार्मोन है जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बना होता है। मेच्योर्ड इंसुलिन जो प्रो इंसुलिन होता है उसमें 3 चेन होती है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ए, बी और सी। और जब वो प्रो इंसुलिन इंसुलिन में कन्वर्ट होता है तो सी पेप्टाइड को हटा दिया जाता है। ठीक है। अब ये जो इंसुलिन हमने बनाया था ये भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही बनाया था। तो इसको जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जो अमेरिका की एक कंपनी है, फार्मा कंपनी एली लिली, उसने सबसे पहले इस रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन प्रोड्यूस किया था जिसे उन्होंने नाम दिया था ह्यूमिलिन। और ये ह्यूमिलिन उन लोगों को इंजेक्ट किया जाता है या उन लोगों के द्वारा यूज्ड अप किया जाता है दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक मेलाइटस, जो मधुमेह रोग से या डायबिटिक मेलाइटस से ग्रसित है, उनके लिए ये इंसुलिन यूं मान के चलना संजीवनी बूटी साबित होता है। अगर वो इंसुलिन उनके लिए अवेलेबल नहीं होता तो उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के कारण उनको यूं मान के चलना उनकी असमय डेथ हो जाती।
तो जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, उन डायबिटीज के पेशेंट को जो आर्टिफिशियल इंसुलिन वो लेते हैं, वो आर्टिफिशियल इंसुलिन हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही बनाया है। ठीक है, तो ये एक और इम्पोर्टेंट जो हालांकि हम पढ़ चुके थे इसको प्रीवियसली, बट मैंने और आज आपको हाईलाइटेड करवा दिया कि ये भी आप बायोटेक्नोलॉजी के जब हम एप्लीकेशन लिखें, जब हम जैव प्रौद्योगिकी के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जब अनुप्रयोग लिखे तो इसको आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही हम लोग इंटरफेरान प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इंटरफेरान का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आता है। ठीक है ना, इंटरफेरान आप लिख के रखें कि परीक्षा के अंदर आएगा, भले वो 1 नंबर में आए, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 3 नंबर में आए, पर प्रश्न इंटरफेरान का 100% पूछेंगे। ठीक है, इंटरफेरान का जो प्रश्न है वो कैसे आएगा मैं आपको अभी बता देता हूं। 1 वर्ड में भी क्वेश्चन आता है, मेज द कॉलम में भी आता है, और फिल इन द ब्लैंक में भी आता है। तीनों टाइप से प्रश्न आता है, और बड़ा प्रश्न भी आता है। वो बड़ा प्रश्न भी हम डिस्कस करेंगे। उस बड़े प्रश्न में आपके सारे छोटे प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे। तो इंटरफेरान क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूं। इंटरफेरान एंटी वायरल प्रोटीन होते हैं या प्रति विषाणु प्रोटीन होते हैं। ये शब्द आप लोग दिमाग के अंदर नाड़ बांध के फिट कर लो आप। ठीक है ना, क्या है ये? प्रति विषाणु प्रोटीन है, एंटी वायरल प्रोटीन है, या प्रति विषाणु पदार्थ है, एंटी वायरल सबस्टेंस है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका इसी प्रश्न को उन्होंने मेज द कॉलम में आता है। मेज द कॉलम में एक साइड इंटरफेरान आ जाता है इधर लिखा हुआ, और उस साइड में आपका लिखेगा प्रति विषाणु पदार्थ, एंटी वायरल सबस्टेंस, या उधर दूसरे जो मेज करेंगे अपन उस साइड प्रति विषाणु प्रोटीन भी लिखा हो सकता है, एंटी वायरल प्रोटीन भी लिखा हो सकता है। जो भी जैसा भी हो वो आप लोग उसको अब आप दिमाग के अंदर अब आपको अच्छे से याद हो जाएगा मेरे समझाने के बाद कि इंटरफेरान एंटी वायरल प्रोटीन है। अब हम इनके बारे में फुल डिटेल से स्टडी करते हैं। एंटीवायरल जो अभी मैंने आपको कहा कि एंटीवायरल मतलब प्रति विषाणु प्रोटीन है या प्रति विषाणु पदार्थ है, तो पूरी हम लोग इसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं और इनके प्रकार क्या होते हैं और इनके क्या यूज है, ये सारे हम आज डिस्कस करेंगे। तो यदि बड़ा प्रश्न आया 3 नंबर में तो इस प्रकार से आएगा, इंटरफेरान क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए। व्हाट इज इंटरफेरान, राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आप लोग ध्यान समझे। इंटरफेरान प्रति विषाणु प्रोटीन होते हैं जो जंतु कोशिकाओं में प्रथम विषाणु संक्रमण के समय उत्पन्न होते हैं और दूसरे बार जब वही विषाणु हमारे शरीर में संक्रमण करता है तो उस वायरस से ये हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, एक बार मैं डबल से बता रहा हूं, फिर मैं इसको इंग्लिश में भी रिसाइट करूंगा। इंटरफेरान प्रति विषाणु या एंटी वायरल प्रोटीन होते हैं जो जंतु कोशिकाओं में या वायरस संक्रमित जंतु कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं और द्वितीय विषाणु संक्रमण या वायरस इंफेक्शन के समय उस विषाणु से हमारी रक्षा करते हैं। ये इंटरफेरान की सबसे सरल डेफिनेशन है। और जैसे अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहते हो और बिल्कुल एकदम शॉर्ट में याद करना चाहते हो तो उसका सबसे शॉर्ट में आंसर हो जाएगा, इंटरफेरान प्रति विषाणु प्रोटीन होते हैं। इतना भी अगर आपने लिख दिया तो आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। अब इसकी अंग्रेजी में क्या डेफिनेशन हो जाएगी? इंटरफेरान आर एंटीवायरल प्रोटीन which are produced by virus infected cells
first time and in due subsequent time of period, या you may say in the next infection of the same virus in our body, these protein prevent our cells or prevent our bodies from that virus infection. मतलब पहले वायरस इन्फेक्शन में ये बनेंगे, और जब वही वायरस हमारी बॉडी में अगर दूसरी बार इन्फेक्शन करेगा तो उस वायरस से ये हमारे बॉडी की रक्षा करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। इन प्रोटीन्स को हम लोग इंटरफेरॉन या प्रतिविषाणु प्रोटीन्स कहते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन कहते हैं। जैसे उनका नाम है इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन जो वर्ड है वो इंटरफियर से बना है। इंटरफियर का मतलब होता है दखलंदाजी करना, मतलब ये वायरस के मल्टीप्लिकेशन को, मतलब वायरस के गुण को रोकते हैं, जिससे वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर लार्ज नंबर में नहीं बन पाता है, नहीं गुणन कर पाता, नहीं मल्टीप्लिकेशन कर पाता है, जिसके कारण से हमारी बॉडी में उस वायरस का रैपिड इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे प्रोटीन को हम लोग इंटरफेरॉन प्रोटीन कहते हैं। तो ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन, परिभाषा हो गई। अब अपना जो प्रश्न है 3 नंबर का आएगा, तो उसमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछते हैं कि इंटरफेरॉन की क्या प्रमुख विशेषताएं या क्या इनके प्रमुख लक्षण होते हैं। ठीक है, ये भी अपना प्रश्न आ सकता है। तो इनके क्या क्या विशेषताएं होती है मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूं। पहला पॉइंट जो है वो तो इनकी डेफिनेशन से ही आ गया कि जो इंटरफेरॉन है वो स्मॉल प्रोटीन ग्रुप होते हैं। इंटरफेरॉन आर स्मॉल प्रोटीन ग्रुप्स, मतलब इस इंटरफेरॉन छोटे प्रोटीन समूह होते हैं। दे आर सेंसिटिव टूवर्ड ट्रिप्सिन एंजाइम, मतलब ये ट्रिप्सिन हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रियाज जो अग्नाशय रहता है उसके द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में रिलीज होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, है ना, और उस ट्रिप्सिन एंजाइम के प्रति ये सेंसिटिव होते हैं। मतलब ये ट्रिप्सिन एंजाइम कैन डाइजेस्ट अवे दीज इंटरफेरॉन। ठीक है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनका जो अणुभार होता है वो 20,000 से 30,000 डाल्टन होता है। मतलब इनका अणुभार 20,000 से 30,000 डाल्टन होता है। फिर इसका चौथी इनका जो पॉइंट ये होता है कि ये केवल हमारे शरीर में वायरस के इन्फेक्शन के कारण ही बनते हैं। मतलब अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन करेगा या कोई फंजाई का इन्फेक्शन होगा या कोई प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन होगा अपनी बॉडी में, तो दीज प्रोटीन विल नॉट प्रोड्यूस्ड बाय आवर सेल्स। मतलब ये केवल और केवल वायरस के प्रति ही सेंसिटिव है। मतलब अगर मान के चलो कोई इंटरफेरॉन प्रोटीन देयर इज ऑलरेडी इन आवर ब्लड सर्कुलेशन, हमारे ब्लड में ऑलरेडी कोई इंटरफेरॉन प्रोटीन मौजूद है, और सपोज करो हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया घुस गया, है ना, मान के चलो अपनी बॉडी में साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया जिससे हमें टाइफाइड डिजीज होती है उसका इन्फेक्शन हो गया हमारी बॉडी में, है ना, तो ये जो प्रोटीन है दीज प्रोटीन्स आर इनइफेक्टिव टूवर्ड साल्मोनेला टाइफी। मतलब ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के प्रति अप्रभावी है, मतलब उसके अगेंस्ट ये वर्क नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये केवल और केवल एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं, केवल ये वायरस इन्फेक्टेड सेल में प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो इंटरफेरॉन होते हैं, ये इंटरफेरॉन की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि दे आर डज नॉट रिएक्ट विद वायरस। मतलब जैसे ही वो मान के चलो वो इंटरफेरॉन प्रोड्यूस हो गया अपनी बॉडी में और इंटरफेरॉन हमारे ब्लड में है, और कोई वायरस हमारी बॉडी में जो वायरस के अगेंस्ट वो बने थे वो वायरस हमारी बॉडी में आगे ना आ गया, डबल से आ गए, तो वो वायरस के डायरेक्ट ये उस वायरस से कॉम्बेट नहीं करेंगे, उससे फाइट नहीं करेंगे। जबकि ये क्या काम करेंगे, ये इंटरफेरॉन हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स और कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे,
मतलब हमारी सेल्स को ये स्टिमुलेट करेंगे टू प्रोड्यूस सम हार्मोन्स एंड एंजाइम, कुछ हार्मोन और एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए हमारी सेल को ये स्टिमुलेट करेंगे, उत्तेजित करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो जो एंजाइम है और वो जो हार्मोन है वो उस वायरस के मल्टीप्लिकेशन को, उस वायरस के गुणन को रोकेंगे। मतलब मैंने शुरुआत में डेफिनेशन में बता दिया था कि दीज प्रोटीन डज नॉट किल द वायरस, मतलब ये वायरस को नष्ट नहीं करते, इवन दे डज नॉट किल द वायरस बट दे प्रिवेंट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वायरस, मतलब ये वायरस के नंबर को बढ़ने से हमारे शरीर में रोकते हैं। तो ये इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं होगी। क्या क्या विशेषताएं होगी एक बार डबल से समझते हैं। छोटे प्रोटीन समूह होते हैं, स्मॉल प्रोटीन ग्रुप्स, ट्रिप्सिन के प्रति संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव टूवर्ड ट्रिप्सिन, लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस होते हैं, लगभग इनका मॉलिक्यूलर वेट 20,000 से 30,000 डाल्टन होता है, और केवल वायरस के प्रति सेंसिटिव होते हैं, और ये मतलब वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग सम सर्टेन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स इन आवर बॉडी। फिर उसके बाद ये जो इंटरफेरॉन होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं हमारी सेल्स में ड्यूरिंग वायरस इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के समय, तो इन इंटरफेरॉन्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक इंटरफेरॉन होता है अल्फा इंटरफेरॉन, ये अल्फा इंटरफेरॉन जो रहता है ये ल्यूकोसाइट सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ल्यूकोसाइट मतलब WBCs, श्वेत रक्त कणिकाएं, जो व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, जो हमारे ब्लड की मेन चीफ डिफेंसिंग सेल है, मतलब हमारे शरीर की मुख्य प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं। ये हमारे सेल के, हमारी बॉडी के, हमारे ब्लड में रहती है और लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। मतलब आरबीसी के बाद सेकंड नंबर पे पाए जाने वाली ब्लड कार्पसल्स होती है ल्यूकोसाइट, और ल्यूकोसाइट को ही हम लोग WBCs भी कहते हैं। ये क्या काम करती है, हमारी बॉडी के अंदर इंटर होने वाले हार्मफुल पैथोजन के से लड़ती है, मतलब जो हमारे शरीर में जो हानिकारक रोगजनक इंटर हो जाते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जेंस, उनको डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है ना। इसलिए हम हमारी बॉडी की इनको पुलिसमैन ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं। फिर उसके बाद तो ये अल्फा इंटरफेरॉन इन ल्यूकोसाइट सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होंगे। फिर होता है बीटा इंटरफेरॉन। बीटा इंटरफेरॉन जो रहता है हमारे बॉडी में, हमारे टिश्यू रहते, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक मान लो जैसे मसल्स होते, मस्कुलर टिश्यू होते, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, है ना। इन टिश्यूज के अंदर, इन कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, इन संयोजी ऊतकों के अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है, ठीक है ना। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल के द्वारा ये इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होते हैं, इनको बीटा इंटरफेरॉन कहते हैं। और तीसरा होता है गामा इंटरफेरॉन। ये गामा इंटरफेरॉन लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। लिम्फोसाइट हम लोगों ने अभी इम्यून सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा पिछला, उसमें पढ़ाया था आपको टी सेल्स और बी सेल। हालांकि टी सेल और बी सेल WBC की ही प्रकार है, ठीक है ना। मतलब टी सेल और बी सेल कोई अलग से कोई सेल नहीं होती है। जो ल्यूकोसाइट होती है WBCs, उनको 2 भागों में बांटा जाता है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट होती है वो 3 प्रकार की होती है, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, है ना। और जो आपकी ए ग्रेनुलोसाइट होती है वो 2 टाइप की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट फिर 2 टाइप की होती है, एक टी सेल और एक बी सेल। टी सेल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये थाइमस में मेच्योर होती है, बनती बोन मेरो में, और इनका मेच्योरेशन कहां पर होता है, थाइमस ग्लैंड के अंदर, तो इनको थाइमस मेच्योरिंग सेल्स भी कहते हैं। और बी सेल बनती बोन मेरो में है और इनका मेच्योरेशन भी बी बोन मेरो में ही होता है, इसलिए इनको बोन मेरो मेच्योरिंग सेल भी कहते हैं, है ना। और टी सेल और बी सेल जो हमारी बॉडी की 2 मेन डिफेंस सेल होती है, विच आर द पॉपुलेशन ऑफ WBCs और ल्यूकोसाइट। टी सेल का काम होता है रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन, और बी सेल का फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद आवर बॉडी, ठीक है ना। मतलब टी सेल का काम क्या है, एंटीजन की पहचान करना, और बी सेल का काम क्या है, जब कोई एंटीजन हमारे शरीर के अंदर इंटर करता है, प्रविष्ट होता है, उस एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना।
और ये जो आपका इंटरफेरॉन होता है गामा इंटरफेरॉन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फोसाइट सेल्स। ओके, तो ये दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन और गामा इंटरफेरॉन। ठीक है ना। अब इंटरफेरॉन का हम लोग इतना बार बार क्यों जिक्र कर रहे हैं कि जो इंटरफेरॉन हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उन इंटरफेरॉन को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की मदद से यूज कर, मतलब उनको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के रूप में बनाकर हम लोग उनसे बहुत सारी जो वायरस डिजीज है, उन वायरस डिजीज के अगेंस्ट उनका यूज कर सकते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी की का अपना मेडिकल साइंस के फील्ड में एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन प्रोटीन्स। अब इंटरफेरॉन का क्या इंपॉर्टेंस है, इंटरफेरॉन क्या होते हैं? इंटरफेरॉन जैसे तो मैंने आपको बताया कि वायरस रोग के प्रति ही सेंसिटिव होते हैं, बट इनके द्वारा आजकल जो इंटरफेरॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं नए नए टाइप के, उनसे हम लोग अलग अलग टाइप के जो कैंसर हैं, स्पेशली रीनल कार्सिनोमा, मतलब जो वृक्क में जो कैंसर होता है किडनी में, उसका उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर का उपचार कर सकते हैं। और जितने भी वायरस रोग होते हैं, मतलब जैसे सामान्य सर्दी जुकाम, डेंगू, चिकनगुनिया, है ना, जितनी भी जो वायरस के द्वारा होने वाली जो डिजीज है, उन डिजीज का भी हम लोग इसके द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब इनकी लिमिटेशन क्या है, इनकी सीमाएं क्या है? तो वैसे मैंने अपन ने कहा कि दे आर ओनली इफेक्टिव फॉर द वायरस डिजीज, मतलब वायरस इन्फेक्शन के प्रति ही ये काफी प्रभावी होते हैं। दे आर नॉट यूजेबल अगेंस्ट बैक्टीरियल, फंजाई एंड अदर प्रोटोजोवन डिजीज। ठीक है ना, जो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और हेलमिंथीज जो होते हैं, उनके द्वारा जो बीमारियां होती है, उन बीमारियों में दिस इंटरफेरॉन आर नॉट फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। ठीक है ना, ये काफी प्रभावी सिद्ध नहीं हुए। ठीक है ना, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से करना है। अब आपको इंटरफेरॉन का क्वेश्चन, तो इंटरफेरॉन के मैंने आपको छोटा, बड़ा और हर एंगल से आपको इंटरफेरॉन के क्वेश्चन समझा दिए। इंटरफेरॉन का मैंने कहा ना कोई क्वेश्चन परीक्षा के अंदर 100% आएगा। और आप तो इतना सा याद रख लोगे ना, केवल दिमाग के अंदर ज्यादा नहीं लोड लो, और केवल इतना सा हिंदी मीडियम वाले प्रति विषाणु प्रोटीन, अंग्रेजी मीडियम वाले एंटी वायरल प्रोटीन, तो भी आप लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है ना, और इनकी जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं आप याद कर लेना, क्योंकि 3 नंबर में आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछते हैं। ठीक है, और आपका 2 नंबर में आए तो 2 नंबर में केवल डेफिनेशन लिख देना आप। ठीक है ना, और 1 वर्ड में या फिल इन द ब्लैंक में आया, या आपका मैच द कॉलम में आया, तो मैच द कॉलम में मैंने आपको समझा दिया किस टाइप से इसका क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है ना, तो ये एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज कवर हुआ, इंटरफेरॉन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।